बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। लगातार बर्फबारी से कई फीट बर्फ भी जम गई है। बद्रीनाथ धाम में बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। ऐसे में बर्फबारी से यात्रा तैयारियों पर असर देखने को मिल रहा है। 27 अप्रैल को खुलने हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट, लेकिन बर्फबारी से यहां पर परेशानियां हो रही हैं। तैयारियों पर खासा असर पड़ रहा है। ऐसे में बर्फ को हटाने का काम हालांकि लगातार जारी है, लेकिन बर्फबारी के चलते कई फीट तक बर्फ यहां पर जम गई है। ऐसे में बर्फबारी से आगामी बद्रीनाथ यात्रा में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर आप देख सकते हैं, कितनी मोटी चादर यहां पर जमी हुई है। लगातार वहां पर अभी बर्फबारी हो रही है और अप्रैल के महीने में इस तरह बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो इस बर्फबारी को हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन इस बर्फबारी से यात्रा तैयारियों पर असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि 27 अप्रैल को यहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको बद्रीनाथ धाम की, जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। अप्रैल के महीने में इस तरह बर्फबारी देखना और लगातार बर्फबारी से कई फीट बर्फ यहां पर जम गई है। सफेद चादर आप बर्फ की देख सकते हैं। हालांकि तस्वीरें बहुत सुंदर है, लेकिन इस बर्फबारी के चलते तैयारियों पर असर देखने को मिल रहा है। 27 अप्रैल को यहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। बर्फ को हटाने का काम यहां पर लगातार जारी है। देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीर है, जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। दूसरी तरफ गंगोत्री धाम में बर्फबारी हो रही है। अप्रैल के महीने में इस तरह बर्फबारी आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इस बार परेशानियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यहां पर तैयारियों पर असर देखने को मिल रहा है। देखिए लेकिन तस्वीरें बहुत सुंदर हैं। तो बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीर, गंगोत्री धाम की ये तस्वीर, दोनों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह बर्फ की सफेद चादर जमी हुई नजर आ रही है। कई फीट तक यहां पर बर्फ जमी हुई है और बर्फ को हटाने का काम यहां पर लगातार जारी है। तो 27 अप्रैल को आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। ऐसे में बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। बर्फबारी से यात्रा तैयारियों पर असर भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की तस्वीर, गंगोत्री धाम की तस्वीर, दोनों तरफ जमकर बर्फबारी हो रही है। उपचुनाव में प्रचार के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। स्टार प्रचारकों में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव का नाम भी शामिल है। नरेश उत्तम पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य भी स्टार प्रचारकों में शामिल है। ऐसे में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुल 16 नाम शामिल है। तो उपचुनाव में प्रचार के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है और आपको बता दें कि इसमें अखिलेश यादव, शिवपाल यादव का नाम भी शामिल है। नरेश उत्तम पटेल और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस लिस्ट में शामिल है। और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुल 16 नाम है, जिनमें से आपको बता दें कि नरेश उत्तम पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। तो आपको बता दें कि इस पूरी लिस्ट में अखिलेश यादव, नरेश उत्तम पटेल, शिवपाल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य ये मुख्य नाम है, जो कि स्टार प्रचारक रहने वाले हैं। 16 नामों की ये लिस्ट है, जिसमें इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा, रामाचल राजभर, विंशभर प्रसाद निषाद का नाम भी शामिल है। ये 16 नामों में 8 नाम हमने आपको बताए और साथ ही साथ नरेश उत्तम पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। अनुभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, 16 नामों की ये लिस्ट है, कौन कौन से नाम इसमें शामिल है और मुख्य नाम किसके बताए जा रहे हैं? देखिए ये जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है, एक है मिर्जापुर की 96 सीट और एक है रामपुर की जो 100 सीट है। तो वहाँ उन चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट है और अखिलेश यादव नंबर 1 पर है, पहले नंबर पर। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये कि शिवपाल यादव नंबर 2 पर है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। यानी कहीं न कहीं ये जो दोनों बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तैयारी यही है समाजवादी पार्टी की, कैसे बाई इलेक्शन को जीता जाए। फिर आप देखिए नरेश उत्तम पटेल, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी नाम है।
और चौथे नंबर पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी है। यानी जिस तरह से तमाम उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक पर बयान दिए, विवादित टिप्पणियां की, उसके बाद भी पार्टी में कहीं न कहीं जो उनका हम कहें कि वैल्यू है वो बरकरार है, और शायद इसीलिए उनको देखिए अब चौथे नंबर पर रखा गया है। और खासतौर से मिर्जापुर की जो 68 सीट है वहाँ के प्रचार की अगर बात करें, क्योंकि वहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी है, तमाम अन्य पिछड़ी जातियां भी है, तो ऐसे में जरूर स्वामी प्रसाद मौर्य को वहाँ पर स्टार प्रचारक बनाया गया। फिर हमें इंद्रजीत सरोज का भी नाम उसमें नजर आ रहा है, फिर राम अचल राजभर, इसके अलावा लालजी वर्मा, इन लोगों के भी नाम इसमें शामिल हैं। और आप देखिए कि पार्टी के तमाम जो विंग है समाजवादी पार्टी के, जैसे कि मिठाई लाल भारती जो अम्बेडकर वाहिनी बनाई हुई है, उसको उसके जो हम कहें पूरा काम जो देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। और चलिए आगे बढ़ेंगे। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या में शामिल शूटर से आज लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ की जाएगी और इसके साथ ही इन्हें घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। आरोपियों से पूछताछ के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। एसआईटी ने पूछताछ के लिए 60 सवालों की लिस्ट भी बनाई है और अतीक और अशरफ की हत्या के कांडों के साथ ही पुलिस हत्याकांड के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की भी कोशिश में जुटी हुई है। तो पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। कल भी पूछताछ की गई थी, ऐसे में आज भी पूछताछ की जाएगी। 60 सवालों की एक लिस्ट तैयार की गई है। 60 सवाल दागे जाएंगे। अतीक अशरफ की हत्या के कांडों के साथ ही हत्याकांड के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की भी कोशिश की जाएगी। हमारे सहयोगी मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, कल भी पूछताछ हुई थी, आज भी पूछताछ होनी है, आज क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया जाएगा। अब तक पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 60 सवालों की लिस्ट रहने वाली है, उस लिस्ट में क्या कुछ सवाल शामिल है? देखिए, आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या से जुड़ी हुई जो जांच हो रही है उसमें आज भी तमाम जो है तथ्य उजागर होने हैं। आज दूसरा दिन है पूछताछ का। आज भी जो एसआईटी है वो तमाम सवाल इनसे कर रही है। पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। पुलिस लाइंस परिसर का जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है वहां पर इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। तकरीबन 60 सवाल तैयार किए हैं एसआईटी ने। उन्हीं 60 सवालों को फोकस करके इनसे पूछताछ की जा रही है। जो सूत्र है वो ये दावा कर रहे हैं कि पूछताछ में तमाम अहम जानकारियां मिली है, तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इस तरीके के खुलासे हुए हैं कि जब केस को वर्कआउट करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ इन तीनों शूटरों को आज मौके वारदात पर ले जाकर के क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। इसकी तैयारी की जा सकती है। समय वही रखा जाएगा जिस वक्त अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी, यानी रात के वक्त। दिन में ये इसलिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल का कैंपस है, बड़ी संख्या में मरीज और उनके तीमारदार आते हैं। तीसरी अहम बात यह है कि आज इस मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जांच के लिए आदेश हो सकता है, नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और चौथी बात अगर हम करें तो अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश तेज कर दी गई है। प्रयागराज और कौशाम्बी में तमाम जगहों पर रात भर छापेमारी की गई है। हालांकि अभी तक शाइस्ता परवीन का पुख्ता तौर पर कोई सुराग नहीं लगा हुआ है। और अगर बात करें तो अतीक और अशरफ की कब्र पर तिरंगा चढ़ाने वाले कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार के खिलाफ देशद्रोह की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आज कांग्रेस नेता को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा। और इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी ने भी जो स्थानीय नेता हैं उनसे जवाब तलब किया है कि किस तरीके से इस पार्षद का उम्मीदवार बनाया गया और क्यों इसने ये इस तरीके की हरकत की जिसकी वजह से पूरी पार्टी की किरकिरी हो रही है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अतीक और अशरफ के हत्या से जुड़े हुए जो भी आगे डेवलपमेंट है उनके लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज पूरे दिन हलचल रहने वाली है और सबसे ज्यादा फोकस 2 बातों पर होगा कि पूछताछ में आखिर शूटर्स क्या कुछ क्लू देते हैं, क्या कुछ चौंकाने वाली जानकारी देते हैं और दूसरी सबसे अहम बात यह होगी कि क्या शाइस्ता परवीन आज पकड़ी जाएंगी, आज गिरफ्तारी होगी। क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 दिनों से प्रयागराज और कौशाम्बी में छापेमारी की जा रही है, लगातार दबिश दी जा रही है, तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है, उसके बाद सवाल यही उठता है कि शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी आखिरकार कब होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।